नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को गुड इवनिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक चीज़ जो हमें सफलता की ओर ले जाती है, हम अचानक से सफलता की ओर नहीं पहुंचते हैं ना। हम धीरे धीरे सफलता की ओर जाते हैं अगर हम सही दिशा में बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें वहां पहुंचने में समय भी लगता है। तो अगर आपको समय लग रहा है, अगर आपको पेशेंस की ज़रूरत है तो पेशेंस भी रखिए। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों बच्चों, हार्ड वर्क पढ़ाई है और उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप बिजनेस में, उसमें भी शेयर मार्केट में है, उसमें भी पढ़ रहे हैं, तब भी हार्ड वर्क के साथ एक पेशेंस एक ऐसा शब्द है, धैर्य, जो सभी को जरूरी है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तभी आप अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। आज की हम क्लास को बढ़ाते हैं। हमने एनसीईआरटी में पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था। आज जैसे देखेंगे, आज है भारत और भारत से संबंधित, जैसे उसके पड़ोसी देश हो गए, नदी के बारे में, उसके जगह के बारे में। ठीक, तो इन सभी की जानकारी आज के हम क्लास में देखेंगे। ठीक, तो हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। देखिए होता क्या है, मैं क्या किया हूँ, यहाँ भारत का नक्शा बनाया। परफेक्ट नक्शा मेरे से नहीं बनता, पर हाँ ऐसे बनाने की कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, क्या किया हूँ मैं क्या करता, तो पॉइंट पॉइंट भी पढ़ के लिख के आपको बता सकता था, है ना। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, कोई कहावत सुनते हैं तो वो याद रहता कम है, लेकिन हम अगर कोई उसी कहावत का चित्र में देख लें तो वो क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ चित्र के द्वारा, फोटो के द्वारा आपको बताने की कोशिश किया है, ताकि आप क्या करें, अच्छे से समझें, आपको पढ़ने में, समझने में, रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो देखो क्या होता है। आगे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यह भारत का नक्शा है। क्या है, भारत का नक्शा है। हम सबसे पहले अगर बात करते हैं भारत के पूरे क्षेत्रफल की, यानी कि मित्रों हमारे भारत देश की जो पूरी क्षेत्रफल है वह कितना है, तो हम देखेंगे ये जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल 32.8, ये लिखा है यहाँ, ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर से हमारे स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, हमारे खेत का कितना क्षेत्रफल है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे, अगर हम किसान हैं तो आप जानते होंगे हमारा खेत है तो खेत का भी एक क्षेत्रफल होगा, उसकी भी एक चौड़ाई लंबाई होगी, है ना, कि वो 1 हेक्टेयर का है, 1 एकड़ का है ना। उसी प्रकार अगर आप बिजनेसमैन हैं, बड़े घर से, फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कोई फ्लैट ले लिए तो उसमें पता चलता है कितने डिसमिल का ले लिया, ये ले लिए। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारा पूरा भारत देश है, तो जो पूरा भारत देश मित्रों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जिसके अंतर्गत हम अगर उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई की बात करते हैं, ठीक, किसकी बात करते हैं, लंबाई की ओर, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ की अगर बात करते हैं तो 3200, लगभग समथिंग क्या है, 3200 किलोमीटर है। यानी कि नॉर्थ टू साउथ, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहां से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वह लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट अगर लेंगे तो यानी कि क्या है, कच्छ के रण से लेके अरुणाचल प्रदेश, जो इधर का सबसे बॉर्डर वाला क्या है, राज्य है, तो कहां से, कच्छ के रण से लेके यहां तक अरुणाचल प्रदेश की जो लंबाई है वह है 29 किलोमीटर, सॉरी लगभग 2900 किलोमीटर। ठीक, जो नॉर्थ टू साउथ है, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर, और जो कच्छ के रण से लेके अरुणाचल प्रदेश यानी ईस्ट टू वेस्ट है वह 2900 किलोमीटर लगभग है। थोड़ी बहुत अंतर आ सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हो सकता है, एग्जैक्ट में थोड़ी बहुत कंफ्यूज क्लियर ना हुआ हो, तो क्योंकि बुक में, नोट्स में भी लगभग ही लगा के बताता है, तो हम लगभग ले लेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया भारत का क्षेत्रफल। ठीक, भारत की कितना क्षेत्रफल है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है ना, हमने देख लिया कि इसकी लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है। फिर उसकी बात हम करते हैं कि भारत जो हमारा देश है ना, हमारा देश कौन सा है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान में, यानी बहुत सारे देश हैं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। एक ऐसा ही देश है हमारा भारत मित्रों, जिसको माँ की उपाधि प्राप्त हुई, यानी कि एक ऐसा देश ही भारत देश है जिसको भारत माता के नाम से पुकारा जाता है।
बाकी आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका माता, जापान माता, कभी सुना है क्या? नहीं सुना होगा। सिर्फ भारत माता ही हमारी पूरे विश्व में एक पूजनीय माता है। पूरे देश विश्व में एक ऐसा देश भारत है जिसको पूजा जाता है। तो हम अगर आगे बढ़े तो भारत के जो हमारा भारत देश है उसके पड़ोसी राज्य की बात करते हैं। तो जो पूरे भारत की जो पड़ोसी राज्य है वो कितने हैं? वो हैं 7। कितने हैं? 7 देश हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो देखो यहाँ से बढ़ते हैं, गुजरात के ऊपर से लेते हैं। ठीक, तो पहला क्या है? पाकिस्तान। पहला राज्य है भारत का पड़ोसी, तो वो है पाकिस्तान, जो भारत का ही बच्चा कहे तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि सन 1947 में ये पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था और आज हम ही को आंख दिखाता है बात बात पर। और इसको अभी पता नहीं है कि अगर कभी हमारे देश में अत्यधिक इसकी कहा जाए तो अतिक्रमण के चलते अगर हमारा देश कहीं अपने आप खो बैठा तो पाकिस्तान को जल्द ही अपने में मिलाने में भी काबिलियत रखता है। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अपने क्या बोलते हैं हमारे देश के साधु संत कि अगर आप पूरी दुनिया को बदलना चाहते हो तो दूसरे को बदलने से पहले खुद को बदलो, है ना। तो वही कहना चाहूंगा मैं पाकिस्तान के लिए। हम क्या करें, जो पाकिस्तान है वो दूसरे पर ज्यादा ध्यान देता है, खुद पे नहीं देता। जो आदमी खुद पे ध्यान देता है वही प्रगति करता है। तो पाकिस्तान को भी खुद पे ध्यान देना चाहिए, तभी प्रगति कर पाएगा। तो पाकिस्तान पहला राज्य है भारत का पड़ोसी। दूसरा अफगानिस्तान, ये वाला। तीसरा है चीन। चौथा है नेपाल। पांचवा है भूटान। छठवा है म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। तो मैंने कौन कौन से बताए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये कितने हो गए? ये कितने हैं? ये 7। ये 7 पड़ोसी राज्य हैं किसके? भारत के, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारी नदियां हैं, जानते हैं हमारे देश में, है ना। तो कई नदियां कहाँ से निकले हैं? ये वाला जो ये टिब्बू टिब्बू जो लाइन है ना, एक ऐसे जो ऐसे आकार में चंद्राकार में, वो क्या है? हिमालय है। वो क्या है? हिमालय है। ये क्या है? हिमालय का वो प्रतिरूप है, यानी हिमालय को वो प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या होता है कि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकली हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नदी जो भारत की गंगा नदी है, जिसको भी माँ का दर्जा प्राप्त है। भारत देश में हर नदी को पूजा जाता है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, महानदी हो, कोई भी, और सबको माँ की उपाधि दी गई है। हमारा देश देवभूमि कहलाता है मित्रों। तो आपको पता होना चाहिए, देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत देश एक सनातन देश है। यहाँ सदियों से प्रथा चली आ रही है, यहाँ सदियों से ईश्वर यहाँ अवतार लेते आ रहे हैं। इसीलिए जहाँ देव जन्म लेते हैं, जहाँ देव की पूजा होती है, उसे क्या कहा जाता है? देवभूमि कहा जाता है। ठीक, तो हम पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो हिमालय है, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और कई अन्य जगह से। तो देखो, भारत के पहले 3 ओर से घिरा है भारत। ठीक, तो इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। 3 ओर से कौन कौन से समुद्र हैं? सबसे पहले अरब सागर। पहले क्या है? अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। ये देखिए अरब सागर। ठीक, ये क्या है? यहाँ है अरब सागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी और यहाँ है हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ है? सबसे नीचे है। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को यह भी बताया था कि जो हिंद महासागर है वो किसके नाम से रखा है? इसका नाम तो भारत देश के नाम से ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है मित्रों। ठीक, तो जब बंगाल की खाड़ी हो गई, पहला समुद्र है, दूसरा हो गया हिंद महासागर और तीसरा हो गया अरब सागर। तो ये 3 देश भारत को घेरे हुए हैं। क्या किए हुए हैं? घेरे हुए हैं। जैसे अगर मेरे यहाँ सामने में हाथ में कुछ रख दिया जाए तो नीचे से, आए से, दाएं से, बाएं से, तीनों तरफ से मैं घेरूंगा ऊपर को छोड़कर, क्योंकि ऊपर वो है, ऊपर नहीं है कुछ। उसी प्रकार भारत देश को ये तीनों ओर से घेरे हैं कौन? महासागर। ठीक, तो क्या करता है कि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और कहाँ समा जाती हैं? कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालय से निकलती हैं, बहुत सारे अन्य जगहों से भी निकलती हैं, जिनमें से जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां हैं वो गिरती हैं। उनमें से प्रमुख नदियों के नाम हैं इस प्रकार: महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ये ऐसे नदियों का कहा जाए तो क्या बोला जाए, ये ऐसे नदियों का नाम है, प्रसिद्ध नदियों का, जो हिमालय की ओर से यानी कि इस वाले भाग से निकलते हैं। कौन वाले भाग से? ये वाले भाग से, है ना।
ये वाले भाग से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में जाके लीन हो जाती हैं, यानी मिल जाती हैं। जैसे अगर कोई पानी है तो उसको दूध में मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दूध के कलर में पानी मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार जो नदी है वो निकलती है और कहाँ की विलीन हो जाती है, मिल जाती है सागर में, है ना। तो बोला भी जाता है कि सागर जो नदी है वह कितनी भी दौड़ लगा ले, कहीं भी दुनिया में घूम ले, लेकिन एक न एक दिन उसको मिलना सागर से ही पड़ता है। नदी को सागर में ही आना पड़ता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, तो इधर क्या होता है, ये बंगाल की खाड़ी में ये नदियां मिलती हैं। कुछ नदियां ऐसे भी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, हो सकता है उनको जाना पसंद ना रहा हो, है ना। हो सकता है भाई कई लोग बोले, चलो ऐसा भी हो सकता है कि कई नदियों का क्या हुआ होगा, समूह बैठा होगा। अब क्या किए, ये नदी बोल समूह बना लिए, बोले हम तो जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। कुछ ऐसी भी नदी रही होगी जिनको यहाँ आना गवारा ना किया हो, वो बोलेंगे नहीं सब तो इधर जा रहे हैं, कुछ अरब सागर की तरफ भी चलते हैं। हो सकता है इसमें कुछ खूबी दिख गया हो अरब सागर में, है ना। तो ये लोग क्या किए, नर्मदा हो गया, तापी नदी हो गई, कुछ अन्य नदियां भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो नदी हैं जो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में, इधर से निकलती है ना। ये इस भाग से यानी कि वेस्ट भाग से निकलती हैं और अरब सागर में विलीन होती हैं। तो ये अरब सागर में आती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इतना कवर हुआ, आप नोट करते जाइएगा। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जानते हैं भारत में 29 राज्य हैं, है ना। जो लास्ट 2014 में राज्य बना है वो है तेलंगाना, जो पहले तमिलनाडु में शायद था। ठीक, तो उसको 2014 में अलग करके तेलंगाना नाम दे दिया गया। उसके अलावा हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये देखिए, उनमें से कुछ मैं नाम बता दे रहा हूँ केंद्र शासित प्रदेश के, उसके साथ चित्र के अनुसार भी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो मालदीप है ये भी उसी का एक हिस्सा है, लक्षद्वीप भी एक हिस्सा है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी। ये भारत के ही हिस्से हैं जो भारत से कनेक्ट नहीं है, मतलब कि उनके बीच में समुद्र है। ठीक, तो पहला हो गया क्या है, लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, दूसरा मालदीप भारत का हिस्सा है, तीसरा इधर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये 3 ऐसे द्वीप समूह हैं जो भारत के हिस्से हैं, लेकिन जल के कारण थोड़े से दूर हो गए। इनको जो हमारे केंद्र शासन होता है, यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वहाँ अपने सेल्फ यानी केंद्र शासित, वहाँ राज्य नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं होता है, वह केंद्र द्वारा शासित होता है। ठीक, इतना कवर हुआ। फिर आगे देखते हैं कि जो हमारा देश है उसमें हम देखें, मैंने पहले क्लास में बताया था कि जो कर्क रेखा है वह 23.5 डिग्री अक्ष पर है, और क्या होता है, भारत को 23.5 डिग्री पे काटता है ना। और भारत से जो गुजरने वाली रेखा है वो क्या है, कर्क रेखा। तो आप देख सकते हैं यही रेखा है, जो ये लाइन बना है सीधा यहाँ से यहाँ तक पूरा मार्कर आया है ना, वो कितना है, 23.5 डिग्री है। कहाँ, कर्क रेखा है, और किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि किस गोलार्ध में है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किस गोलार्ध में है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। मैंने यहाँ ऊ का निशान बनाया है, आप समझ जाना कि उत्तरी गोलार्ध है। ठीक, एक बार क्वेश्चन ये भी आता है कि श्रीलंका पड़ोसी राज्यों में क्यों नहीं गिना जाता है। तो इसका रीजन ये है कि जिस प्रकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश भारत से जमीनी तौर पर जुड़े हुए हैं, यानी कि जैसे सपोज ये समझो कि ये 2 पेज हैं, क्या है ये 2 पेज हैं। इन 2 पेजों में ये एक पड़ोसी ये हो गया और बी पड़ोसी ये हो गया, ए ये है, बी ये है ना। तो इसको बोलेंगे ए पड़ोसी, इसको बोलेंगे बी, यानी ये हिंदुस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, उदाहरण के लिए समझना। लेकिन अब इसी को क्या करेंगे, इसको 2 ले लिए सपोज, है ना। तो ये ए हो गया ये, और ये बी हो गया, है ना। तो ए और बी है, तो बीच में क्या है, गैप है। तो बीच में गैप क्या हो गया, एक भारत हो गया, एक श्रीलंका हो गया, और बीच में समुद्र, वो गैप है उसमें समुद्र हो गया। तो ये पड़ोसी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बीच में समुद्र है, उसके कारण दोनों में डिस्टेंस पैदा होता है मित्रों, और जो डिस्टेंस पैदा होता है वह पड़ोसी की जो उपाधि है उसको नष्ट कर देती है। ठीक, तो कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से सरल भाषा में आप उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो आप इसको पहले नोट कीजिए। कई लोग क्या होता है, मैंने अभी देखा कुछ दिन पहले न्यूज में कि डिप्रेशन में आ जाते हैं स्टूडेंट। क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में, क्योंकि कई लोग को पढ़ोगे कि उसने 95% लाया और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे आते हैं हमारे पहले उदाहरण हमारे सामने, क्योंकि उसको अपेक्षा थी कि मेरा 99% आएगा,
उसने साल भर मेहनत किया था कि मेरा 99% आएगा, लेकिन उसको परसेंट आया 95%, तो उसको ऐसा लगा कि मेरा कुछ नहीं आया और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे हमें मामले देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है। मैं स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि क्या होता है लाइफ में ना, कोई एक ही चीज़ नहीं होती। जैसे अभी क्या बोल रहे हैं, एक सिंगर है, क्या बोलती है, मैं नहीं तो कौन बे। तो हमारे जो एक टीचर है, मैं जिनसे इंप्रेशन लेता हूँ, इंस्पायर हूँ, विकास देव कीर्ति सर, वो क्या कहते हैं, तू नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और वो भी नहीं तो और कोई और। दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ एक के पीछे भागना पूरी मूर्खता है ना। हम पहले क्या करें, अपनी लाइफ को सेटल करें। अब जो लोग क्या करते हैं, फेल होने से अब जो परसेंट आने के बाद सुसाइड कर रहे हैं, वो एक मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सुसाइड करते हैं तो आपको मिलना कुछ नहीं है, आपके फैमिली वाले को ही लॉस होना है। अगर आप फेल होते हैं, फेल होने के उपरांत अगर सुसाइड करते हैं, फिर भी आप मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, मूर्खता वाली काम कर रहे हैं। आपको सुसाइड नहीं करना है, जीवन में हारना नहीं है, जीवन को जीतना है। अगर आपने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि देखिए आप पास नहीं हुए, अगले साल पढ़िए। अगर आप मर गए, फिर आपने जन्म लिया, फिर आपको पहली कक्षा से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 12वीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने 12वीं में फेल हो गए, अगले साल पढ़ेंगे तो पिछले साल का एक्सपीरियंस तो रहेगा साथ में। पिछले साल का एक्सपीरियंस और इस साल का वर्क मिला के हो सकता है आप 99% ले आए, है ना। तो आप अगर उस साल भी फेल हो गए तो आप अगले साल मेहनत कीजिए। यानी मेहनत तब तक करना है जब तक वो मंजिल ना मिल जाए जो हमको चाहिए। तो क्या होता है कि होता है कि आदमी का जो माइंडसेट है ना, जो मन है, वह खेलता है उसी के साथ। जब सुसाइड हम करते हैं तो जो हमारा मन है वह हम ही को बोलता है। सुसाइड कोई दूसरा नहीं करवाता ना, जबरदस्ती होता है। हाँ, एक दबाव बनता है जो समाज उसको बोलता है कि हाँ ये कर रही थी, क्या हुआ, कुछ नहीं होता है। जैसे अगर आप बाहर कहीं कोचिंग करने चले गए, तो अगर आपने अच्छा पढ़ाई तो की, लेकिन आपका अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो जो आपके गांव वाले रहेंगे वो आपको ताना देंगे। इससे क्या होगा, मन में, जो आपके माइंड में क्या बनेगा, तनाव पैदा होगी। अपने आप में एक तनाव पैदा होगा, एक सुसाइड करने का मन बन जाता है। हो सकता है घर वाले भी सपोर्ट ना करें उस समय, 2-4 शब्द घर वाले भी बोल दें कि इतना पैसा खत्म कर दिया हमारा, ये हो गया वो हो गया। तो उस समय क्या होगा, आपको थोड़ी सी सब्र रखनी है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और अपने आप से ये वादा करना है कि जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं, हम पे आरोपित कर रहे हैं, है ना, उनका मुंह बंद करना है, उनको बड़ाई करवाने पे मजबूर करना है, ऐसा कुछ करके दिखाना है। अगर उस दिन आपने अगर कुछ ठान लिया तो वास्तव में आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। जीवन में सुसाइड जैसी कोई कहा जाए कोई भी किसी भी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं मित्रों। आपने इसको समझ गए होंगे, कॉपी में नोट करना। मैं एक बात और कहूँगा लास्ट में कि मैं जैसे हमेशा कहते आया हूँ कि आप पेन और कॉपी हमेशा रखकर ही क्लास में उपस्थित हो। इससे होगा ये कि इससे आप हमेशा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे। ठीक, और मोबाइल से दूर होने के एक बेहतरीन उपाय ये है, मतलब उसको ज़्यादा चलाने से अगर आप बचना चाहते हैं, कि जितने सारे ऐप हैं, जो गेम्स हैं या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने सारे हैं, इनके जो नोटिफिकेशन उसको आप बंद करके रखिए। यह आपकी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सर मैं भी यह प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।